हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आपकी यूपी पुलिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन एकदम बढ़िया चल रही होगी। और जब मैं इतनी बार आप सभी से पूछती रहती हूँ कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, तो प्लीज़ कभी तो बता दिया करो कि क्या क्या चीज़ें पढ़ रहे हो, कहाँ से पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो। तो प्लीज़ कुछ तो बता दिया करो आप सभी भी कहाँ कहाँ से पढ़ रहे हो चीज़ें, तो ताकि मेरी भी तैयारी थोड़ी बेहतर होती रहे, मुझे भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिले आप सभी को देख कर कि आप सभी भी इतनी अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हो। आज हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। पहले मैं आप सभी की थोड़े अजीबोगरीब क्वेश्चन के आंसर कर देती हूँ। जैसे उनमें से पहला क्वेश्चन होता है कि दीदी आपको नींद नहीं आती है क्या, या फिर मतलब आप इस मतलब पूरा दिन पढ़ाई करते रहते हो, नींद वगैरह नहीं आती है क्या कुछ। तो भाई मैं भी इंसान हूँ, मैं कोई सुपर ह्यूमन नहीं हूँ, नॉर्मल ह्यूमन हूँ। ऑफकोर्स नींद आती है, लेकिन जब मतलब अभी फ़िलहाल ना इस टाइम पर ऐसा हो रहा है कि दिन में मुझे नींद आती है, बट एक्चुअली जैसे ही मैं मतलब सोने के लिए लेटती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है। टेंशन की वजह से मुझे नींद नहीं आती है, क्योंकि अभी एक तो मेरे डीएलएड के एग्ज़ाम भी शायद स्टार्ट होने वाले हैं कुछ टाइम बाद। और मुझे उन सभी की भी काफ़ी सारी फाइलें बनानी होती है डीएलएड में। अगर कोई कर रहा होगा तो उन सभी को पता होगा कितनी सारी चीज़ें होती हैं डीएलएड में, उसकी चीज़ों की भी तैयारी करनी है मुझे। उसके बाद मुझे अपने एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करनी है। और उसके बाद मेरा अभी यूपी पुलिस का तो एग्ज़ाम होगा, जब भी होगा, अभी तो पता नहीं है कि कब होगा। लेकिन उसके बाद मैंने डीएसएसबी का फॉर्म भी फिल किया हुआ है, उसमें टीजीटी मैथ से। तो इस टाइम पर ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, मतलब इतने सारे एग्ज़ाम्स हैं मेरे। इस वजह से ना मेरे को नींद नहीं आती है, मतलब एक्चुअली में मेरे को नींद आ रही होती है, मैं लेटती हूँ, बट इन सभी टेंशन की वजह से ना फिर मुझे नींद नहीं आ पाती। और उसके बाद आप सभी का सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि दीदी मेरठ में आप कौन से गांव से हो। तो मैं बता दूं कि मैं मेरठ के किसी गांव से नहीं हूँ। एक्चुअली मैं मेरठ से 35 या लगभग शायद 40 या 35 किलोमीटर दूर एक गाँव है, मैं वहाँ से हूँ। और वो गाँव थोड़ा शामली वाली साइड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का ये होता है कि क्या आपने दीदी सीबीएसई से पढ़ाई की है। तो मैं आपको बता दूं कि जो मेरी 10th और 12th की जितनी भी पढ़ाई हुई है वो हिंदी मीडियम के यूपी बोर्ड के स्कूल से हुई है, गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सीबीएसई से नहीं हुई है मेरी पढ़ाई। यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम और एक गवर्नमेंट स्कूल से मेरी पढ़ाई हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का ये होता है कि दीदी आपने ग्रेजुएशन में क्या किया हुआ है। तो मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी की है, मेरठ कॉलेज मेरठ से मैंने बीएससी की है। पीसीएम मेरे पास सब्जेक्ट थे, ये 3 सब्जेक्ट थे मेरे पास, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। तो मुझे ही पता है कि मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई थी इसको करने में, बीएससी को पीसीएम से, मतलब बीएससी को पीसीएम से करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे प्रॉब्लम लैंग्वेज की वजह से हुई, क्योंकि जितनी भी मेरी स्कूलिंग हुई है 10th क्लास तक और 12th तक की जितनी भी मेरी पढ़ाई हुई है वो सभी मेरी हिंदी मीडियम से हुई है। तो मेरे जितने भी एग्ज़ाम्स होते थे सभी हिंदी में होते थे। और मुझे इंग्लिश तो बिल्कुल पसंद भी नहीं है, मुझे इंग्लिश सच में। तो लेकिन जब मैंने 12th करने के बाद वहाँ पर एडमिशन लिया था अपने ग्रेजुएशन में बीएससी के लिए मेरठ, तो वहाँ पर मैंने ना मतलब उसमें अपनी स्ट्रीम में जैसे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम चूज़ करना होता है एग्ज़ाम का पैटर्न, तो मैंने उसमें इंग्लिश मीडियम चूज़ किया था। क्योंकि बीएससी के बाद अगर हम हायर एजुकेशन करते हैं तो उसके बाद बहुत ही कम कोर्सेज़ होते हैं जिसमें हिंदी मीडियम से पढ़ाई हो रही होती है, सभी में इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होती है। तो घर पर भी मुझे सभी ने सजेस्ट किया था कि इंग्लिश मीडियम से ही करना और अब थोड़ी चीज़ें पढ़ना स्टार्ट कर दो इंग्लिश में, क्योंकि अगर हम मतलब एमएससी वगैरह करेंगे तो बहुत ही कम कोर्सेज़ हैं जो हिंदी में प्रोवाइड होंगे। तो सभी में ज़्यादातर जो पढ़ाई होगी वो इंग्लिश में ही होगी, तो इसलिए बेहतर है कि अभी से खुद को थोड़ा प्रिपेयर कर लिया जाए इंग्लिश के लिए। तो बस यही थे आप सभी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं मैंने पहले आंसर कर दिए इस वीडियो में। और बाकी अब बात करते हैं कि आज हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो आज का कुछ स्टडी प्लान ये रहने वाला है और आज यूपी पुलिस प्रिपरेशन का डे 8 है। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में आज मैंने हिंदी साहित्य वाला पार्ट ही पढ़ा है, क्योंकि ज़्यादातर लगभग अब व्याकरण वाली चीज़ें तो कंप्लीट हो चुकी हैं और हिंदी साहित्य का साहित्य वाला पार्ट ही रह रहा है अब मेरा लगभग। तो इसमें हिंदी साहित्य में मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं। ये मैंने अभी कुछ टाइम पहले भी याद की थी, लेकिन काफ़ी सारे हैं ये, ऐसे तो नहीं है कि एक दिन में याद हो जाएंगे, तो ये और भी काफ़ी सारे हैं। तो इसमें मैंने आज रामधारी सिंह दिनकर जी की पढ़ी हैं। जितने भी आज मैंने ये प्रमुख लेखक और कविताएं हम पढ़ने वाले हैं इनकी सिर्फ हम 2-4 कृतियाँ याद नहीं करेंगे। तो मेरे पास मतलब मैंने एक नोट्स बनाए हुए हैं जहाँ पर मैंने ये सभी इनकी कृतियाँ लिखी हुई हैं। तो ये सभी इनकी जितनी भी कृतियाँ हैं ये एक दो नहीं है, ये लगभग सभी के लिए 10 से 15 कृतियाँ मैंने लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर बैठकर मैंने सिर्फ ये लेखक और उनकी कृतियाँ याद की हैं। इसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए और नहा कर आकर बस मैं चाय पीऊँगी। उसके बाद मैं फिर से बैठ जाऊँगी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि अभी मेरा इसमें काफ़ी सारी चीज़ें रह रही हैं आज के दिन। तो यहाँ पर बैठकर मैंने सबसे पहले अपना रीजनिंग वाला पार्ट ही कंप्लीट किया है। रीजनिंग में मैंने आज 2 चैप्टर पढ़े हैं, एनालॉजी वाला चैप्टर और दूसरा था ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर। और जहाँ तक मैं बताऊँ तो ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे तो हमेशा क्वेश्चन आता ही है। और 17 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था, तभी भी आया था, वो क्वेश्चन मेरा ठीक हो गया था। और एनालॉजी से भी क्वेश्चन आता ही है। तो दोनों ही चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों ही मैंने ऑनलाइन पढ़ लिए थे।
बाकी बुक का मैं अभी वेट कर रही हूँ, शायद 10 मई को उस बुक पे ऊपर आने वाला है जो सर की है, राहुल सर की बुक जो आने वाली है। तो रीजनिंग की बुक का मैं वेट कर रही हूँ। प्रैक्टिस के लिए मैं उसी बुक से करूँगी प्रैक्टिस, जब तक हमारे पास रीजनिंग की बुक नहीं आ जाती है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि रीजनिंग की बुक आने से पहले मैं अपने जितने भी चैप्टर हैं रीजनिंग के वो सभी कंप्लीट कर लूँ। तो इसीलिए मैं अब धीरे धीरे अपने सभी रीजनिंग के चैप्टर कंप्लीट करने की सोच रही हूँ, क्योंकि उसके बाद जब मैं बुक मंगा लूँगी तो उसके बाद मैं प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दूँगी रीजनिंग की, और ये सभी चैप्टर थे क्योंकि उस टाइम तक कंप्लीट हो चुके होंगे। और यहाँ पर रीजनिंग वाला पार्ट कंप्लीट होने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, और उसके बाद मुझे करने हैं अपने मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व। तो मैथ्स में मैंने सबसे पहले तो एक क्लास ली थी एवरेज की जो राहुल सर करा रहे हैं, और मुझे नहीं पता कि भाई ये मैथ्स का सिलेबस कब कंप्लीट होगा, क्योंकि जिस तरह से मैथ का सिलेबस चल रहा है ना, मुझे तो लग नहीं रहा है कि ये कभी कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि मुश्किल से 16 से 17 क्लास हुई है मैथ्स की, और मतलब बीच में हर एक दिन गैप हो जा रहा है कि एक दिन क्लास हो रही है, उसके बाद नेक्स्ट डे नहीं होती है, फिर उससे अगले दिन होती है। इस तरह का कुछ हो रहा है, पता नहीं। तो मुझे पता नहीं है कि कब कंप्लीट होगा मैथ का सिलेबस, इसलिए तो यहाँ पर एवरेज राहुल सर से पढ़ने के बाद मैंने अपनी बुक से प्रतिशतता वाला चैप्टर पढ़ा है अपना पूरा। 45 क्वेश्चन थे उसमें, मैंने पूरे 45 क्वेश्चन कर लिए हैं, और मैथ्स का मैं दोबारा से रिवीजन कर रही हूँ जो राहुल सर क्लास ले रहे हैं। तो ये लगभग 16 से 17 क्लास हुई हैं, तो इन सभी क्लासेस को मैं दोबारा ले रही हूँ स्टार्टिंग से, फर्स्ट वाले मतलब पहली वाली क्लास से। तो इसलिए मेरी दोबारा से इसका मतलब रिवीजन के तौर पर, क्योंकि अभी इतनी कम क्लास है मैं इनको दोबारा ले सकती हूँ। तो मैथ्स की जो ये मतलब क्लासेस हो चुकी हैं, ये लगभग 16 से 17 क्लास हैं, तो इनको मुझे दोबारा करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 3-4 दिन में ये पूरी कंप्लीट हो जाएंगी, ज़्यादा नहीं है ये, और ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं होते हैं, तो इनको करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इस टाइम तक हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग ये तीनों टारगेट मेरे कंप्लीट हो चुके थे, और उसके बाद मैं आ गई थी बाहर पढ़ाई करने के लिए। इसके बाद मैं यहाँ पर शुरू करती हूँ अपनी जीके जीएस वाला पार्ट पढ़ना, जिसमें मैं पढ़ती हूँ सबसे पहले तो वायुमंडल और वायुमंडल के विभाजन के बारे में, कि किस तरह से ये 5 जो सतह होती हैं वायुमंडल की, किस तरह से इनका अलग अलग विभाजन होता है, कितने पॉइंट तक होता है, और जल वाष्प और तापमान के बारे में थोड़ी सी चीज़ें पढ़ी हैं। तो मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ कि वायुमंडल और वायुमंडल के विभाजन में क्या क्या चीज़ें मैंने पढ़ी हैं। तो इसमें मैंने ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और आयोनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर के बारे में डिटेल में चीज़ें पढ़ी हैं, कि कैसे मतलब कौन से स्फीयर में हमारी ओजोन लेयर पाई जाती है, और किस लेयर में वायुयान उड़ाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें मैंने पढ़ी हैं, और इसमें मैंने ये चीज़ें भी पढ़ी हैं कि जब हम इक्वेटर से पोल्स की साइड जाते हैं तो किस तरह से टेम्परेचर चेंज होता है, वाटर वेपर कैसे चेंज होती हैं, बायोडाइवर्सिटी में क्या चेंज आता है। ये सब चीज़ें यहाँ पर मैंने पढ़ी हैं, और कि किस तरह से जल वाष्प से जल की बूंदों का निर्माण होता है। ये सारी चीज़ें इसी पार्ट में थी। बस इस जीके जीएस वाले पार्ट में मैंने आज इतना ही पढ़ा है। इसके बाद मैंने कुछ यूपी जीके वाला पार्ट याद किया है, जिसमें मैं बता देती हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। इसमें मैंने आज सबसे पहले तो यूपी की जितनी भी ताप विद्युत परियोजनाएं ये याद की हैं। उसके बाद यूपी के प्रमुख कवि कौन कौन से हुए हैं, उनके जन्म स्थान कौन कौन से हैं, ये सभी चीज़ें मैंने याद की हैं। जो कि ये तो मुझे काफ़ी अच्छे से याद हो गए हैं कि यूपी के प्रमुख कवि और उनके जन्म स्थान कौन कौन से हैं। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ यूपी की ताप विद्युत परियोजनाएं, ये थोड़ी सी मुझे भी सही से याद नहीं हुई हैं। उसके बाद मैंने यूपी के अंदर कौन कौन से प्रमुख आश्रम पढ़ते हैं और कौन सा आश्रम किस जगह पर पड़ता है, ये मैंने याद किया है। और इसके अंदर यूपी जीके के अंदर फोर्थ टॉपिक था यूपी और उस ज़िले का प्रमुख उत्पाद। तो फोर्थ टॉपिक में यूपी और उसके ज़िलों के प्रमुख उत्पाद के बारे में मैंने अच्छे से पढ़ लिया था। जैसे हमारे मेरठ के कुछ प्रमुख उत्पाद होते हैं, इस तरह से सभी ज़िलों के बारे में पढ़ लिया था। वैसे आई थिंक सभी ज़िले नहीं हुए थे कंप्लीट, लेकिन कुछ मैंने पढ़ लिए थे, काफ़ी थे उनमें भी। तो आज का जितने भी मतलब ये टॉपिक्स थे ये सभी मैंने पढ़ लिए थे। बस जो कुछ बाकी एक्स्ट्रा क्लासेस बच जाती हैं, जैसे RWA की जो डेली क्लासेस होती है, वो मैं रात के टाइम कंप्लीट कर लेती हूँ। इस टाइम तक सिर्फ इतना ही हो पाती है। मतलब टाइम से अगर अपना टारगेट पूरा कंप्लीट हो जाता है, जितनी भी चीज़ें हम डिसाइड करते हैं कि आज हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है, जब वो टाइम से कंप्लीट हो जाती है तो बड़ा एक सुकून सा मिलता है। तो उसके बाद मतलब मैंने भी कंप्लीट कर ली थी आज की चीज़ें, तो उसके बाद मैं भी फिर अपना थोड़ा घर के कामों में लग गई थी, काम कराने के लिए। तो हिंदी साहित्य में मैंने जितनी भी चीज़ें आज पढ़ी हैं, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मैं इनको भूल जाऊँगी, क्योंकि ऐसा नहीं था कि ये जितने भी लेखक और उनकी कृतियाँ मैंने पढ़ी थी, ये सिर्फ़ 2-4 या कुछ थी। तो लगभग जितने भी मैंने लेखक पढ़े हैं, उनकी सबकी मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 से 30 कृतियाँ मैंने इनकी पढ़ी हुई हैं। तो मुझे ये अभी टाइम टू टाइम रिवाइज़ करते रहना पड़ेगा इन सभी चीज़ों को, क्योंकि अगर मैं इनको रिवाइज़ नहीं करूँगी, तो मुझे इनकी एक भी कृतियाँ याद नहीं रहने वाली है। सो 10वीं 11वीं और 12वीं शायद इन 3 क्लास में ही मैंने ये सभी कृतियाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पढ़ी हुई हैं। तो मुझे ये नहीं पता कि 10वीं में भी थी या नहीं थी, लेकिन बहुत सारी कृतियाँ मेरे याद थी इनमें से पहले से ही, क्योंकि 10वीं 11वीं और 12वीं के टाइम पर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई थी ये। तो मुझे अभी तक भी वो सारी चीज़ें याद थी। आज पता है क्या हुआ, मैं अंदर बैठ कर जब अपने मैथ्स वाला पार्ट कंप्लीट कर रही थी, तब यहाँ से ये हमारे घर का ये वाला हिस्सा भाई सीमेंट वाला जो है, इधर से टूट कर गिर गया था नीचे।
तो बहुत ज़्यादा ज़ोरों से आवाज़ हुई। मैं अंदर बैठकर पढ़ाई कर रही थी, तो स्टार्टिंग में तो मैंने सोचा शायद बंदर होगा, मैं नहीं जा रही हूँ। बट मैं ऐसे धीरे-धीरे थोड़ा गई देखने के लिए, तो मैंने देखा कि यहाँ से सीमेंट टूट कर गिर गया बहुत सारा। तो ये सब कंप्लीट होने के बाद मैं करती हूँ थोड़ा-सा वॉक, जो मैं शाम को डेली करती हूँ। बहुत ही कम होता है कि जिस दिन नहीं करती हूँ मैं वॉक, नहीं तो डेली ज़्यादातर करती हूँ। और यहाँ पर वॉक करते हुए ना मुझे आज एक छोटा-सा पत्थर मिला, एक जो चिकने से स्मूथ से पत्थर होते हैं ना, बहुत ही छोटे से, तो वो वाला पत्थर मिला। मैंने उसको तुरंत उठा कर रख लिया। पता नहीं मेरी ये आदत है हमेशा ही, अगर मुझे अपने घर में कहीं भी ऐसा चिकना सा पत्थर मिलता है ना, मैं तो उसको उठा कर रख लेती हूँ। और अपना वॉक करने के बाद मैंने उसके बाद किए थे थोड़े से घर के काम, बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए थे। बाकी उसके बाद पूजा करते हैं, थोड़ी सी भगवान जी को मना लेते हैं कि भगवान जी प्लीज़ इस बार अच्छे नंबर ला देना। और बाकी इस टाइम तक ना लगभग बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका था। तो यहाँ पर पापा जी खा रहे थे खाना, इसके बाद कुछ इतना ज़्यादा अंधेरा हो रहा था और मम्मी ने बना दिया था खाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक